आज के इस महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के इस कार्यक्रम में आप सभी का सादर अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में मैं श्रीमान बालाजी बागड़ा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा और उसके पश्चात आगे की श्रृंखला के कार्यक्रम में बुद्धि प्रकाश जी, एडवोकेट और सीताराम जी और गणमान्य शिक्षाविद श्रीमान आदुराम जी आप आमंत्रित करना चाहूँगा। कैलाश जी पत्रकार से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और बालाजी बागड़ा का स्वागत करें, साफा पहनाकर आभार प्रकट करें। वे आए और महात्मा ज्योतिबा फुले के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आगे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अतिथि लोग दीप प्रज्वलित कर रही हैं और दीप प्रज्वलित होने के बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। सभी अतिथि दीप प्रज्वलित कर रही हैं। माल्यार्पण किया जा रहा है और बहुत सुंदर है ज्योतिबा फुले जयंती आज यहाँ मनाई जा रही है। जाओ देखो बेटा देखो जाओ आदुराम जी आदि सभी उसमें अर्पित कर रही हैं। आजा तेज चढ़ा दे बोल मुझे ठेप जा बैठ जो बैठ बहुत सुंदर ढंग से पूजा की गई है। सभी महिलाएं पुष्प अर्पित कर रही है। बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। अतिथि के रूप में हमारे बुद्धि प्रकाश जी सर से मैं एडवोकेट है जो कि उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करें हमारे सबके सामने। श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज के समय में महात्मा ज्योतिबा फुले को हम सब जानते हैं और सरकारी छुट्टी के रूप में भी राजस्थान सरकार में इसको घोषित कर रखा है। तो निसंदेह ये बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। तब ही अपन 198 साल बाद अपन इनको याद कर रहे हैं। समय ऐसा है कि तीसरी पीढ़ी को अपन खुद अपनी तीसरी पीढ़ी को याद नहीं करते हैं। अगर 198 साल पहले जो व्यक्ति
पैदा हुए उनको अगर याद कर रहे हैं तो निश्चित ही इनका जीवन समाज के लिए बहुत ही समर्पित रहा होगा और समाज को बहुत उससे फायदा मिला होगा। आपका जन्म, वैसे आपकी मूलतः परिवार है वो सतारा महाराष्ट्र से था, मगर बरसों पहले पुणे आके बस गया था और आपका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और आपके माता का नाम चिमनाबाई, पिता का नाम गोविंदराव और पत्नी का नाम सावित्री देवी था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्रियन भाषा में हुई, मगर वो जो समय था वो जातीय भेद अत्यधिक था और जातियों में ऊपर ऊंच नीच की भावना और अछूत छूत की भावना बहुत ज्यादा थी। इस समय आप अपने मराठी भाषा के अंदर अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, आपको शिक्षा छोड़नी पड़ी और आपका 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 1940 में आपकी 1840 में आपकी शादी हो गई थी। उसके बाद में आपने अंग्रेजी माध्यम से, उस समय क्योंकि ब्रिटिश काल था तो अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटिश इंग्लिश में उन्होंने 7वीं क्लास तक 21 साल की उम्र में, यानी पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आपने 21 साल में 7वीं पास की थी। आप के नाम महात्मा, आपका तपस्वी जैसा जीवन था इसलिए आपके महात्मा, जो वैसे ज्योतिबा फुले नाम है, आप ज्योतिबा के नाम से हैं। फुले शब्द आपका इसलिए पड़ा क्योंकि आपके परिवार का रोजगार फूलों का था, फूलों का व्यवसाय था, मालाओं का व्यवसाय था, इससे आपका रोजगार चलता था, इसलिए फुले शब्द पड़ा। और आपका जीवन बहुत ही समाज के लिए समर्पित था, इसलिए महात्मा शब्द, तो महात्मा ज्योतिबा फुले नाम से आपको जाना जाता है। और आपने उस समय जितनी भी समाज में कुरीतियां थी, आज के 200 साल पहले उन कुरीतियों को विरोध किया और उन समस्याओं को उठाया। आपने बाल विवाह का विरोध किया। उस समय विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, एक महिला बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती थी, उसको पुनः विवाह करने की अनुमति नहीं मिलती थी, तो वो भी एक समाज की बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उनका जीवन कटना बहुत मुश्किल हो जाता था और उस समय महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती थी, तो उनके लिए रोटी पानी की व्यवस्था भी मुश्किल हो जाती थी। तो उन्होंने विधवा विवाह को समाज में मान्यता दी और उससे सोच को आगे बढ़ाया। बाल विवाह को आपने विरोध किया क्योंकि उस समय तक बच्चों की शिक्षा वगैरह, क्योंकि आप महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी आप विशेष जोर देते थे। आपने समाज सुधार और क्रांतिकारी के रूप में पूरा जीवन व्यतीत किया। आप एक अच्छे राइटर, लेखक भी थे, विचारक थे और आप अच्छे एक फिलोसफर भी थे। आपने देश हित में, समाज हित में अपना पूरा जीवन समर्पित किया और पिछड़े, दलित, अछूत जो समाज था उनके साथ आप खड़े रहे और आप उनके अधिकारों के लिए अपने जीवन भर लड़ते रहे। आपका जीवन हमेशा अनुगमन करने योग्य रहा है। आपने उस समय इतना जो कठिन समय था, उस समय मुगलों का राज भी चल रहा था, वो समाप्त नहीं हुआ था उस समय तक, और अंग्रेजों का शासन भी आ गया था और स्थानीय क्षेत्र पर राजाओं का राज था। आपस में प्रशासन में वह अत्यधिक खींचतान थी। उस समय में आपने समाज के लिए इतना किया और समाज के लिए लड़े। आप हमेशा याद रहने योग्य हैं, आप और आपका नाम हमेशा अमर रहे। जय हिंद। पत्रकार बुद्धि प्रकाश जी के इस व्याख्यान से हमें उनके बारे में विशेष जानकारी मिली। इसी श्रृंखला में हम शिक्षाविद आदुराम जी सन्नी से निवेदन करते हैं कि वो आएं और मंच पर महात्मा ज्योतिबा फुले के ये विचार प्रकट करें। मंचस्थ और साथियों, बच्चों, आज अपन महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात यह रही कि इन्होंने नारी शिक्षा की जो अलग जगाई थी, ये जगाने वाले ये दो पति पत्नी ही है। आज अपनी बहन बेटियां खुलेआम, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई पायलट बन रही है, तो ये इन सावित्रीबाई फुले की देन है। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि ये सावित्रीबाई फुले
जब स्कूल जाया करती थी पढ़ने के लिए, तो रास्ते के अंदर जो औरतें या असामाजिक तत्व है, इनकी साड़ी के ऊपर गोबर कीचड़ ये डाल दिया करते थे। और ये सावित्रीबाई फुले एक बैग के अंदर अपनी दूसरी साड़ी ले जाती थी और वो उस साड़ी को बदल करके और स्कूल प्रवेश किया करती थी। तो आज इसी की देन है कि आज अपनी बहन बेटियां बच्चियां सभी खुलेआम अच्छे ढंग से पढ़ रही है, नाम रोशन कर रही है। तो ये बारंबार ये परिवार धन्यवाद का पात्र है कि आज अपनी बहन बेटियों के लिए ये नारी शिक्षा की जो अलग जगाई। वैसे ज्योतिबा फुले के बारे में सारी जानकारी वकील साहब दे चुके, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक बार इनको नारी शिक्षा की अलग जगाने वाले महान विभूतियों को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं इनका। अगले क्रम में मैं एडवोकेट मधु चौबदार से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें महात्मा ज्योतिबा फुले। सम्मानित मंच और पत्रकार महोदय, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में समय समय पर कई महापुरुष जन्म लिया है जिन्होंने और उन्होंने समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियाँ हैं उनका विरोध किया है। और ऐसे ही एक हमारे महापुरुष थे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने समाज की सीमाओं को लांघकर और उनका विरोध किया और इन्होंने अपना सारा जीवन दलित और महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। और उस समय जब बाल विवाह का प्रचलन अधिक था, तब जो बालिकाएं थी उनकी शादियां कम उम्र में होती थी। उनके जो पति थे, अगर उनका स्वर्गवास हो जाता था तो उन्हें अपना शेष जीवन जो है वो पूरा उन्हें विधवा के रूप में व्यतीत करना पड़ता था। और यही महात्मा जी ने इनका बहुत विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन्होंने सन 1848 में बाल विधवा विवाह प्रतिबंधक समाज की स्थापना की और सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। और 1888 में इन्हीं भावों को देखते हुए उन्हें महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई। और ऐसे महापुरुष को मैं सत नमन करती हूँ। मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में सीताराम जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने समक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए कुछ जानकारी प्रदान करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में वकील साहब ने, अधूराम जी ने बता दिया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि आज हमारे चौबदार जी, मुरारी जी है, जो इनकी आत्मा को मतलब एक जागृत कर रखा है और उनके मान सम्मान के अंदर मतलब श्रद्धांजलि वगैरह पूरा ख्याल और ध्यान रखते हैं। धन्यवाद श्रीमान सीताराम जी का, जिन्होंने अपने समक्ष जानकारी प्रस्तुत की। इसी क्रम में आगे मैं आपको अमित जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए। ये काफ़ी खुशी की बात है कि आज हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती मना रहे हैं। सुजानगढ़ में 2 लोग हैं, तो हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खबर के क्षेत्र में। एक भूप सिंह जी गुजर हुए थे, जो विजय सिंह पति के नाम से फेमस हुए। अपने इस क्षेत्र में उनको पुजाने का श्रेय नयावास के महावीर जी पोसवाड़ उनको जाता है। होता क्या है कि हम लोग जब किसी बात की बात करते हैं बार बार, तो धीरे धीरे लोग उस विचार का समर्थन करने जब भी कोई नया विचार आया है तो उसका लोग प्रतिरोध करते हैं, उससे क्या होता है, फिर लोग धीरे धीरे उसके समर्थन बनते हैं। सुजानगढ़ में चौबदार जी आए थे, नवलगढ़ से या आसाम से, जहाँ कहीं से भी आए हैं। मैंने मेरे जीवन में ज्योतिबा राव फुले का पहली बार नाम चौबदार जी के मुंह से ही सुना था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर संस्था भी बनी, तो बाबूलाल जी कारोड़िया पे वो भी उस पर काम कर रहे हैं। हमारे समाज भी धीरे धीरे जागृत हुआ। महापुरुषों के जीवन से हमें एक दूसरे से झगड़ा करने की बजाय
इतिहास से, उनके कार्यों से शिक्षा लेते हुए आज के जीवन को हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, गुरुजी ने जो बताया है कि नारी शिक्षा एक कपोल कल्पना हुआ करती थी उस समय। आज तो बच्चा जन्म लेता है, स्कूल जाता है, ये हमारी आदतों में शुमार इसलिए है क्योंकि हम पहले से, आप लोग देख रहे हो, आपकी मम्मी भी पढ़ी हुई है, आपके पिता भी पढ़े हुए हैं, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उस समय नारी शिक्षा का मतलब हुआ पूरे समाज से विरोध लेना। तो गुरुजी ने जैसे बताया कि वो एक थैले में एक ड्रेस रखते थे, एक ड्रेस पहन के जाते थे, तो वो ड्रेस पहन कर जाते थे जो उनकी रफ थी। आपकी रफ कॉपी में आप किसी प्रकार का काम कर सकते हो, किस लिए कर सकते हो, इसमें आपको काट छाट सब करने की स्वतंत्रता है, वो किसी प्रकार की आपको जांचने के लिए काम नहीं आती। ठीक उसी प्रकार उस समय जब पूरा समाज इस बात का विरोध कर रहा है कि औरत या लड़की तो पढ़ ही नहीं सकती, मतलब पूरे समाज से एक ही झटके में इस प्रकार के विचार को दिमाग में लाना और लाकर उसको क्रांति के रूप में इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने इसको सोचा, समाज में साइन किया और नारी शिक्षा की अलग जगह। सबसे बड़ी बात है, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले है, वो बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं थी। उनकी शादी के बाद फुले जी ने उनको पढ़ाकर उनको इस काबिल बना दिया कि वो भी खुद औरों को पढ़ा सके। तो गंदी ड्रेस वो जाकर वहां पर बदलते थे, बदलकर वो पढ़ाने का काम करते थे। 1948 में सबसे पहला वो नारी शिक्षा की जब शुरुआत हुई थी, और 73 में उनकी एक बहुत पतली सी किताब है गुलामगिरी किताब में वो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो आपको वर्षों से नहीं सदियों से हमें पढ़ाई जा रहे हैं कि आप ये यकीन कर लीजिए कि ऐसा ही हुआ है। उन्होंने उन विचारों को विरोध किया कि आप समाज के शोषित वर्ग से हो और शोषण आपका भाग्य है। आज आप लोग किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, आप में से कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि आपके इस कार्य में भाग्य का प्रतिशत कितना है। आप में से कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है क्या कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूं, इसमें भाग्य मेरा इतना प्रतिशत साथ देगा और इतने % में मेहनत करूंगा और इस प्रकार से मैं सफलता होगा। किसी भी छात्र में इस प्रकार की बुद्धि है क्या? वो बता सकता है कि मेरे इस कार्य में भाग्य इतना प्रतिशत साथ देगा? कोई बता सकता है क्या? कोई भी नहीं बता सकता। ठीक उस वक्त उन्होंने धारा के विपरीत सोचा। वो अपने एक दोस्त की एक शादी में गए थे, अपनी जाति के चलते, ऊंच नीच के चलते उनको इस प्रकार के अपमान का सहन करना पड़ा कि वो नीची जाति से बिलोंग करते हैं। उसी वक्त उन्होंने यह धारणा बनाई कि मैंने मेरे जीवन में सहन किया सार्वजनिक रूप से, तो आगे जाकर भविष्य में 50 साल बाद में किसी को सहन नहीं करना पड़े। आज कोई किसी को जाति सूचक शब्द बोलता है तो 20 बार सोचता है ये किसकी देन है? ये महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है। आज ये बच्ची आगे आगे बैठी है, ये किसकी देन है? महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है। मुंबई में अधिवेशन हुआ 1988 में, उनको महात्मा की उपाधि क्यों दी गई? उनके सारे जीवन के काम ही ऐसे थे, उनके पूरे काम ऐसे थे। जो महात्मा का मतलब ये है कि अपना पूरा जीवन दूसरों के परमार्थ के लिए समर्पित कर देना। और सबसे बड़ी बात है, आज सब लोग, आप महात्मा गांधी को जानते हो, उनके प्रेरणा स्रोत जो गुरु थे उनका नाम कोई नहीं जानता। गली गली में सब बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जानते हैं। आपने अम्बेडकर का नाम सुना है? सुना ही होगा। संविधान के निर्माता थे, ये थे, वो थे, वो थे। उनके प्रेरणा स्रोत कौन है? ज्योतिबाराव फुले। आज से पहले आपने कितनी बार बात ये सुनी? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते अगर ज्योतिबाराव फुले के जीवन से वो प्रेरणा नहीं लेते। ऐसी बहुत सी बातें। अम्बेडकर ने 3 ही गुरु माने थे, कबीर जी को माना और ज्योतिबाराव जी को माना और महात्मा बुद्ध को माना। तीनों से वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिले थे। आपके लिए वो व्यक्ति प्रेरणा स्रोत हो सकता है जिससे आप अपने जीवन में कभी नहीं मिले। आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है। आज ही से इस बात पर यकीन मत करिए कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा भाग्य इतना प्रतिशत साथ देगा और इतनी मैं मेहनत कर लूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। कोई चीज सोचिए, उसको निरंतर अनुव्रत करने में जुट जाइए और नया इतिहास लिख डालिए। आपको लोग याद करेंगे अगर हम समाज सेवा के काम करेंगे। हमारी स्थिति क्या है? हम लोग ये सोच रहे हैं मेरा काम तो हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ज्योतिबाराव फुले ऐसा सोचते तो आज ये बच्चे यहाँ बैठे होते क्या? मैं यहाँ भाषण दे रहा होता है क्या? वकील साहब यहाँ भाषण देते क्या? और ये मधु चौकीदार वकील बनती क्या? आप लोग पढ़ते क्या? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं कि मन में आत्मविश्वास रखिए थोड़ा। यह बात सही है कि दिया, 2 लाइन से बात समाप्त करता हूं। दिया कुछ नहीं है सूरज के सामने,
लेकिन दिया बहुत कुछ है अंधेरे के सामने। इसलिए मन में शिक्षा का दिया जलाकर रखिए, क्योंकि अंधेरा कुछ नहीं है दिए के सामने। धन्यवाद। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया हमारे सामने। हमें भी महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे मैं आपको महात्मा ज्योतिबा फुले से जो उनका जीवन परिचय था, जो हमारे बुद्धि प्रकाश जी सर ने अपने सामने प्रस्तुत किया, उन्हीं के जीवन परिचय से एक जुड़ी हुई कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार सन 1889 की बात है। ये उस समय का वक्त है जिस समय भारत गुलाम हुआ करता था। उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी, वो उसके पुत्र ड्यूक भारत आगमन पे थे, तो सब जगह उनका स्वागत चल रहा था। इसी स्वागत के क्रम में हमारे कुछ भारत के प्रतिनिधि थे जिन्होंने उनका स्वागत करने का यहाँ पे आयोजन करवाया। उस आयोजन के अंदर प्रतिनिधि के रूप में जो धनाढ्य लोग थे, वो अपने अच्छी वेशभूषा धारण करके उस कार्यक्रम के अंदर आए। अब वहाँ उनके जो महात्मा ज्योतिबा फुले के मित्र थे, हरिराव जी चिपलूणकर, उन्होंने अपने मित्र ज्योतिबा फुले को बुलाया और उनको कहा कि आप वहाँ आना, आपको भी आमंत्रण दिया गया है। तब जब महात्मा ज्योतिबा फुले उस सभा के अंदर पहुंचे तो उनको सब देखते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, फटी हुई पगड़ी बांध रखी थी और एक साधारण किसान की वेशभूषा थी उनके सामने। तब कई लोगों ने उनको गेट से अंदर आने ही नहीं दिया कि वो उनकी जो वेशभूषा थी आने जैसी थी नहीं अंदर। तब उनके दोस्त को सब जब बाहर शोरगुल सुना, उन्होंने उनको अंदर बुलाया और मंच पर विराजमान किया। जब उनके व्याख्यान की श्रृंखला आई, तब उस व्याख्यान देते समय उन्होंने उनको जो ड्यूक था उसको संबोधित करते हुए कहा कि आप यहाँ आए हो किस के तहत आए हो, मतलब आप क्यों आए हो यहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे भारत की जो वस्तु स्थिति है वो देखने के लिए आए हैं कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार का रहन सहन है। तब उन्होंने उनको संबोधित करते कहा कि आप यहाँ आए हो तो आप यहाँ के धनाढ्य लोगों को देख रहे हो, यहाँ के धनाढ्य लोगों को देखकर यहाँ की स्थिति पता कर रहे हो, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। आज भारत में जो दीनहीन लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ पे रहन सहन भी अच्छा नहीं है, किसी को कोई रोजगार भी ढंग से नहीं मिला हुआ है। ये सब स्थिति उनको समझाई और कहा कि मेरे को देखो एक बार, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इसी प्रकार का रहन सहन हमारे यहाँ का है। आपसे निवेदन है कि आप इंग्लैंड जाएं, तब उनको ये पूरी स्थिति यहाँ की अवगत कराएं और उनको अच्छे प्रकार से हम उनको समझाएं कि हम भारत में कैसे रह रहे हैं आज। तब उनकी इस निर्भीक स्वभाव को देख के वहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोग आश्चर्यचकित रह गए कि उनके कितने अच्छे विचार थे। यह उनकी आयु थी लगभग 60 साल। 60 साल की उम्र में वो इतने निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। ऐसे महान व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर मंचासीन सभी अतिथिगण, छात्र छात्राओं, आप सब यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अच्छा लगता है, लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो आपकी एक शंका होती है जो भूल जाती है, इसलिए आपको भी प्रयास करना चाहिए। आप में से कोई भी अगर यहाँ अपना वक्तव्य देना चाहता है तो वो आ सकता है। और आदरणीय महोदय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने के उपलब्ध है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे के अंदर हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। वो एक नारी शक्ति के लिए प्रेरित आंदोलन भी किया था उन्होंने, जो सफल रहा। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में पत्रकार भाइयों, प्यारे बच्चों, आज महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। इसके बारे में बुद्धि प्रकाश जी ने, आदूराम जी ने, चोटिया जी ने, अमित जी ने, सबने बताया है। इन्हें इतना संघर्ष किया है, उसकी बदौलत आज अपन लोग आज़ाद हैं, बच्चे आज़ाद हैं। नहीं पहले न तो बच्चियों को घर से बाहर निकलने देते थे, न पढ़ने देते थे। आज आर्मी में भी अपनी बच्चियाँ हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ है, इन्हीं की बदौलत है। सावित्रीबाई ने बहुत संघर्ष किया था। पहली महिला स्कूल इन्होंने बनाई थी।
और भारत में सबसे पहली महिला शिक्षा सावित्रीबाई बनी थी। तो आप लोग भी ऐसा करो, इनकी सीख लेके आगे से आगे बढ़ो, ये हमारी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब विक्रम जी चोपड़ा साहब, जिनके सानिध्य में आज ये बहुत सुंदर ज्योतिबा फुले समारोह मनाया जा रहा है। धन्यवाद साहब। हाँ, आप लोग आए हो ज्योतिबा फुले की जयंती में, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। धन्यवाद। चलो विकास जी चौधर से आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। आज द वीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग के प्रांगण में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई गई। यहाँ पर आए महानुभाव और गणमान्य व्यक्तियों ने उनके जीवन काल के बारे में हुई घटनाएं और उनके आदर्शों पर चलने का सभी से अनुरोध किया। और मैं आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की लिए बधाइयाँ देता हूँ। आपका परिचय दे दीजिए। मैं यहाँ द वीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग का निदेशक हूँ और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है।